Hello, Rajesh. Welcome to the podcast of Just That Things. Thank you. How are you, sir? I'm fine. How about you? Good, good, all good. Good. So before we dive into the podcast, wanted to understand कि how's your day these days? कि work balance करना, professionally, personally, parenting, हर चीज कैसा रहता है आपका दिन आजकल? यूजुअल है, वैसा स्पेशल तो कुछ नहीं है कि मैं कहूँ कि कुछ बदल गया है कुछ पिछले सालों में, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. यू सी यू एडजस्ट व्हाटएवर हैपेंस इन योर लाइफ, यू स्टार्ट एडजस्टिंग विद द थिंग्स. तो ऐसे ही इट इज विद मी आल्सो. आई मीन, इफ आई एम वर्किंग, आई हैव टू वर्क. इफ आई एम एट होम, आई एम एट होम. घर से काम करना है, घर से काम करते हैं. द चाइल्ड इज देयर, टेक केयर ऑफ द चाइल्ड आल्सो. सो इट इज यूजुअल. Okay, okay. So, let's start from the start. आप दिल्ली born and brought up हो, ये है ना? स्कूलिंग कॉलेज सब दिल्ली से ही है, बिल्कुल. राइट? क्या चीज़ की पढ़ाई की है आपने? I have done my simple schooling from Delhi Government School only, from Janakpuri. And after that, from Delhi University, I graduated in BA pass. Initially, I took political science honors, but I got flunked in second year, and then I shifted to pass course, and I completed my graduation in this thing. Okay, BA pass. उसको ह्यूमैनिटी कहते हैं शायद उसमें. ओके. हाँ, उस सब्जेक्ट को तब कहते थे, अब क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं. आई एम टॉकिंग वे बैक 80s. दैट्स इट. उसके बाद मैंने फिर जर्नलिज्म का एक कोर्स किया था इन 1890, बट दैट आई डिड फॉर द सेक बिकॉज आई वांटेड टू डू द कोर्स ऑफ जर्नलिज्म. उसके बाद मेरी बहुत सारी डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग रही है. आई अटेंडेड लॉट ऑफ ट्रेनिंग फॉर माय प्रोफेशनल थिंग्स. वो उसमें मार्केटिंग भी है, बिजनेस भी है, कम्युनिकेशन भी है, all these things. ओके. ओके. That's it. सो जर्नलिज्म ही क्यों? It was somewhere मुझे लगता था कि मुझे जर्नलिज्म करना है. क्यों मुझे भी मालूम नहीं था. ओके. मुझे जर्नलिज्म का कोर्स करना है. और एक जो थोड़ा सा हमारे टाइम में एक जो थोड़ा उसमें हमको थोड़ा एक्साइटमेंट होता था जर्नलिज्म के कोर्स में, कि इसमें आपके एडिटिंग स्किल्स काफ़ी अच्छे हो जाते थे, राइटिंग स्किल्स अच्छे होते हैं, जो हमको पता लगा था. तो दैट वाज वन ऑफ द अट्रैक्शन कि हाँ भाई, इट इज़ अ गुड कोर्स एंड you can become a good writer if you want to. So I would say that after joining journalism, completing journalism, there were opportunities in journalism, but I was already in job. So of course my writing skills and my overall communication skills went better. ये थोड़ा सा पैदा हुआ, मतलब it was not expected, but yes, it happened. सो तब के जर्नलिज्म में आपके जर्नलिज्म में इज देयर डिफरेंस? बिकॉज आई गॉट टू दैट यू आल्सो टीच स्टूडेंट्स. सो डू यू टीच जर्नलिज्म और डू यू टीच समथिंग एल्स? I don't teach journalism for that matter, but I teach. I don't say I teach. I'm more of a guide. Okay. I am more of a mentor, and I'm more of a counselor kind of a person. Teaching, I don't think I fit into the role of a teacher or a professor. But rest of the things, mentoring, guiding, counseling, that I can do, and I have been doing all Okay. these things for years. जर्नलिज्म वैसे तो कोई चेंज नहीं हुआ है उसमें इन टर्म्स ऑफ द डोमेन इज कंसर्न. ऑफ कोर्स लॉट ऑफ अदर थिंग्स, उनका एनवायरनमेंट काफ़ी बदल गया है, इकोसिस्टम काफ़ी बदल गया है. तो वो जो एक बायस्ड ना होने का कल्चर था, हाँ. वो अब नहीं रह गया है. तो अब जर्नलिज्म काफ़ी बायस्ड हो गया. ओके. ओके. पहले उस टाइम पे इतना नहीं होता था. पहले ये हो उसमें गया था तो नेग्लिजिबल होगा. देयर वर सर्टेन पब्लिकेशन, जैसे देवर. इसी जर्नलिज्म का काम क्या है? एंटी राइट, ऑलवेज बी एंटी एस्टेब्लिशमेंट. हूसोएवर इज इन द पावर, आपको उनको चेक करना है. ये जर्नलिज्म का काम था. बट आज के डेट में तो ऐसा नहीं होता है. बहुत कम ही हैं जो ऐसा करते हैं. आई नो ओनली वन न्यूज़ पेपर विच इज इंडियन एक्सप्रेस. वो मेरे बचपन से ही वैसे ही है जैसा आज है. ओके. मैं उसको बचपन से पढ़ता हूँ. आई थिंक आई वाज इन क्लास 10th when I started reading Indian Express. That point of a time, Indian Express was anti-establishment. Even today, it is anti-establishment. ओके. ओके. तो उनका कोई भी स्टैंड अभी तक चेंज? अभी कुछ नहीं चेंज हुआ, और जहाँ तक मेरा जानकारी है.
ओके, सो अभी आप जर्नलिज्म से जुड़े हुए हो, और नाउ यू व्हाट एग्जैक्टली डू यू? जर्नलिज्म तो नहीं मैं जुड़ा हूँ, मेरा अपना जो रोल है, मेरा जो अपना स्किल है वो है रिलेशनशिप। अच्छा, तो रिलेशनशिप एक ऑब्वियस फील्ड बनती है, बिजनेस, सेल्स, मार्केटिंग। बट मेरा इंटरेस्ट जो है रिलेशनशिप में, मेरा जो असेसमेंट है लोगों को लेके, किसी के मेरे सामने कोई भी बैठा हो तो मेरा उसका असेसमेंट जो है वो काफ़ी सटीक होता है मेरा। ओके, तो दैट्स हाउ आई हैड इंटरेस्ट इनटू करियर काउंसलिंग आल्सो। अच्छा, ओके, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हम मैं वो काउंसलिंग में भी हूँ, मेंटरिंग में भी हूँ, वेरी में। तो दैट्स मतलब करियर काउंसलिंग इज समथिंग व्हिच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, अदर देन रिलेशनशिप बिल्डिंग थ्रू सेल्स एंड बिजनेस ओके, मार्केटिंग। तो ये मेरा मेजर प्रोफाइल है इन टर्म्स ऑफ माय वर्क इज कंसर्न्ड। तो आज की डेट में जो हम एक मिशन पे भी लगे हुए हैं एजुकेशन के, उसमें भी हम यही काम, मेरा जो रोल है वो यही है। क्या है वो मिशन, इफ यू कैन? वो मिशन अगर मैं छोटे में बताऊं तो वी वांट टू ब्रिंग अ जनरेशन ऑफ इन्वेंटर्स एंड इनोवेटर्स इन इंडिया। ओके, तो उसमें ये हम बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जो हमारा जो किसी भी इंडिविजुअल की जो स्ट्रेंथ है, या यूं कहा जाए उसकी लाइफ में अगर उसको देखना हो कि मेरा वो देखे या बाहर से कोई देखे, तो उसकी जो सक्सेस है वो इस बात पे ज़्यादा डिपेंड करती है कि उसने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को कैसे फेस किया है और कैसे सॉल्व किया है। दैट डिफाइंस एन इंडिविजुअल लाइफ की। मेरी लाइफ में मैंने हाउ आई अचीव थिंग्स, और मेरी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही है एज एन इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल, इफ यू कैन एक्सप्लेन इट टू एन एग्जांपल। जैसे हमारी जिंदगी में हम बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं, राइट। हम प्रॉब्लम इज अ वर्ड जो हम बचपन से सुनते हैं। कुछ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन होते हैं, कुछ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हमको ढूंढने पड़ते हैं, और कुछ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हमको मिलते नहीं। तो हम प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, घर की प्रॉब्लम हो सकती है, स्कूल की प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोफेशन की हो सकती है। मैं कोई एग्जांपल दूंगा कोई फायदा नहीं। जब मैं प्रॉब्लम बोल रहा हूँ तो आई थिंक यू कैन आल्सो फाइंड आउट अपने एक्सपीरियंस में आपको क्या क्या प्रॉब्लम हुई। एनीबडी हु इज लिसनिंग टू मी वो भी यही करेंगे। पर उसका एक प्रोसेस है, पूरी दुनिया में प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक कैप्चर्ड प्रोसेस है, विच वी आर डिलीवरिंग इन दिस प्रोग्राम। ओके, बच्चों को, 9th क्लास के बच्चों को दे रहे हैं ताकि वो टीनेज में इस प्रोसेस को अपने अंदर अडॉप्ट कर ले। ओके, 200 आवर्स का प्रोग्राम है, 9th क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक हम बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ही ट्रेनिंग देते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग को फिर हम रिलेट करते हैं लीडरशिप के साथ। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको लीडरशिप में भी चाहिए, कम्युनिकेशन में भी चाहिए, हर जगह चाहिए। मैनेजमेंट में, हर जगह चाहिए। तो लाइफ के वो सारे एस्पेक्ट जहाँ पे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, हमने सिर्फ आपको उस प्रोसेस पे ट्रेन कर देना है। तो यू बिकम ऑटोमेटिकली अ प्रॉब्लम सॉल्वर। ओके, वो बाकी अपनी इंडिविजुअल की इंटेंसिटी पर है, वो कितना ज़्यादा इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। ओके। तो ये हमारा एजुकेशन और ये जो प्रोग्राम। प्रोग्राम जो आप कह रहे हो, ये प्रोसेस क्या है? व्हाट इज दिस प्रोसेस? इज इट कि बाय द बुक वाला है कि नहीं, ये करना होगा, ये करना होगा, टिक मार्क टिक मार्क टिक मार्क? इट्स अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। और ट्रेनिंग, इसकी रियल टाइम ट्रेनिंग होती है। ओके, वी आर प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप टू द स्कूल चिल्ड्रन ऑल्सो ओके, इसमें। अभी हम छोटे लेवल पर हैं, बट वी विल गो ऑल आउट ऑन दिस। और जो जो हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं, इट इज टोटली टोटली दैट। ओके। इसमें नथिंग अदर देन एक्सपीरियंस। इफ चिल्ड्रन आर गिवन ट्रेनिंग, हम्म, और मेरे सामने 20 बच्चे बैठे हैं, हाँ, तुम्हारी ट्रेनिंग में क्या होगा? इफ somebody wants to become doctor, if another person want to become engineer, anybody wants to become IAS officer, somebody want to become a police officer, somebody wants to become actor, somebody wants to become sports person, somebody wants to become singer. You pick up any career, you pick up any choice of yours, जो उसमें ट्रेनिंग दी जाएगी आपको प्रोसेस की, you can apply into any domain. ओके, For that matter, in your personal life, in your social life and professional life, ओके, कहीं भी आप उस प्रोसेस को लगा के यू कैन बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। ओके, ओके। सो ये उसका पूरा ब्रीफली इन टर्म्स ऑफ, इफ आई टॉक अबाउट कि हम करते क्या उसमें, तो ये है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट योर फ्यूचर। अभी तक कितने स्कूल्स हो गए? अभी हमने एक ही पकड़ा हुआ है, मोहाली में है, चंडीगढ़ में, फिर हमने वही पकड़ा है। तो अभी हमारा उनके साथ एग्रीमेंट है, हम ज़्यादा नाम नहीं देते हैं पब्लिक के।
बट वेयर एवर वी गो फॉर द मार्केट टू मार्केट उनको जरूर बताते हैं. तो ऑन सोशल मीडिया Okay. आई कैन नॉट नेम इट. Acha. We can on that point. That's fine. No problem. So coming back to you're born and brought up in Delhi, right? What I got to know कि 92 में you took a step. So you are born and brought up in Delhi. पढ़ाई यहीं से किया, schooling यहीं से किया, career यहीं बनाया. अभी भी you are in Delhi. So but then you took a choice कि you took a decision कि जहाँ पे you move out of the family and you stayed alone. You live in a live-in relationship, right? 92 में I don't think कि इंडिया में इस कॉन्सेप्ट को भी लोग जानते थे कि लिव इन क्या होता है, या जानते भी होंगे तो पॉपुलर डेफिनेटली नहीं था, बिकॉज इट वाज अ टैबू कि शादी के पहले लड़का लड़की साथ में रहें. हाउ डिड यू मैनेज दैट? हाउ दिस थॉट केम इनटू योर माइंड? व्हाट वर द चैलेंजेस दैट यू फेस्ड ड्यूरिंग दिस लिव इन, इफ यू कैन शेयर समथिंग? लिव इन जो था वो एक तो थॉट नहीं था. हम्म. All these things happen automatically. You don't actually think of it. So it happened. Things fell in such a way that I had to, मतलब एक किस्म से कह सकते हैं कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी. या यूँ कहना चाहिए मेरे पास एक चॉइस थी. I wanted to get into it maybe, and that's how I got into it. Or I would say by choice I got into this relationship. And उस लिव इन रिलेशनशिप में एक्सेप्ट सोसाइटी में जरूर कहते हैं कि टैबू है, और जो चैलेंज अदरवाइज मैं बात करूं, क्योंकि मुझे लगता है सोसाइटी के चैलेंज कोई इतने बड़े नहीं होते हैं जो आपके इंडिविजुअल चैलेंज होते हैं इन सच रिलेशनशिप्स. तो फॉर दैट मैटर इन माय ओपिनियन एनी मैरिड कपल फेस वॉट एवर काइंड ऑफ चैलेंजेस. लिव इन में भी आप वही किस्म के चैलेंजेस फेस करते हो, नो डिफरेंट, बिकॉज इट इज फॉर द सेक ऑफ सेइंग. आप उसको कैटेगरी में डाल रहे हो कि लिव इन में है, बट अदरवाइज यू आर बिहेविंग लाइक हस्बैंड वाइफ ओनली. यू सी यू आर लिविंग एज अ पार्टनर. तो व्हेन यू आर लिविंग एज अ पार्टनर, शादी में भी यू आर लिविंग एज अ पार्टनर, राइट? तो इट इज ओनली थिंग इज कि उसको थोड़ी सी सोशल रिकमेंडेशन है. शादी को आज की डेट में तो कोई बॉदर भी नहीं करता आपके पड़ोस में जो लोग रह रहे हैं शादीशुदा है कि नहीं है. तो सोशल रिकमेंडेशन उस समय भी मुझे नहीं लगता कोई इतनी बड़ी चीज थी, एटलीस्ट फॉर मी. तो यस, तो इट वाज नॉर्मल फॉर मी. इट इज नॉर्मल क्योंकि हमारे फ्रेंड्स लोग जो शादीशुदा थे वो सब जानते थे. मेरे अपने घर में मेरे पेरेंट्स जानते थे, मेरे ब्रदर सिस्टर जानते थे, सब जानते थे क्या रिलेशन. So they were okay with it? आपके पेरेंट्स were okay with it? सबको थोड़ा बहुत दिक्कत तो था, बट यस नोबडी कुड डू एनीथिंग बिकॉज मैं कोई छोटा बच्चा नहीं था ना, मैं तो बड़ा था. तो इट वाज अ यू सी वेल थॉट डिसीजन दैट आई टुक. दैट्स इट. So 92 में how old were you when you took this decision? 92 में मेरा होगा 27 28. 27, 28. Okay, so what do you think is a misconception when it comes to live-in? जो लोगों के दिमाग में रहता है कि लिव-इन में ये होता होगा या ये होता होगा, या लिव-इन में इसलिए जाना चाहिए बिकॉज देयर इज नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, क्योंकि यू कैन मूव आउट एनी टाइम. जो कि शादी में, जैसे आपने कहा कि शादी में सिर्फ एक ये है कि सोसाइटी लेवल पे आपको एक रिकग्निशन मिल जाता है कि हाँ हाँ जी आप शादीशुदा हो, अब आप साथ में रह सकते हो. लिव इन में वो सोसाइटी से वो रिकग्निशन नहीं मिलता है. So do you think this is the misconception, or what do you think is the misconception when you say live in? मेरे हिसाब से तो कोई मिसकंसेप्शन नहीं है. तो सबके अपने अपने डेफिनेशन है फॉर लिव इन. नहीं, उसमें ये है कि जैसे सपोज इफ समबडी, जैसे मेरे सर्कल में लोग थे, अगर उनसे पूछा जाएगा तो जी आपको कोई मिसकंसेप्शन था, तो कहेंगे जी शुरू में था, लेकिन जब हमने इन दोनों को देखा ये तो नॉर्मल कपल लगते थे जी हमको औरों की तरह. तो इट ऑल डिपेंड्स. उसी में से हो सकता है कि जी मेरे को तो समझ नहीं आया जिनका रिलेशनशिप, कह सकते हैं. यू सी व्हाट यू आर सेइंग इज लार्जली अजम्पशन, प्रिजम्पशन. एग्जैक्टली. प्रिजम्पशन के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज आई मीन इफ आई डोंट नो एनीथिंग आई कैन ओनली अज्यूम क्या होगा. कर सकता हूँ वो क्या हो रहा होगा. That could be my imagination, that I may form some opinion on that imagination, but I don't think that would stand anywhere. तो misconception अगर लोगों को है उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं, unless and until they know, they will carry on with the misconception if they have. तो हाँ, अगर वो ये जानना चाहते हैं, उनको समझना है कि क्या होता है, तो people who have gone through, बहुत से लिव इन है जिनकी शादी हो गई,
बहुत से लेवन है जो ये नहीं हुई। हाँ जिनकी नहीं वो तो सेपरेट हो गए। तो जो उनके एक्सपीरियंस है, जैसे मेरा एक्सपीरियंस है लिवन में रहने का और मैं सेपरेट हो गया, मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। दैट्स इट। और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस लिव इन? इट वाज अच्छा था? गुड, इट वाज गुड। गुड। मतलब जैसे एक मियाँ बीवी होते हैं, लड़ते भी हैं, प्यार भी करते हैं, सोशल भी बाइंडिंग होती है उनके ऊपर। वो जो जैसा उनको सोशल नॉर्म्स करने हैं, वो भी करते हैं। दे डू एवरीथिंग लाइक एनीथिंग एल्स। तो दोनों की अपनी फैमिलीज भी होती हैं। अगर मेरे अपने भाई बहन हैं, मेरे अपने परिवार है, तो दूसरी साइड का भी परिवार है। तो यू हैव टू बोथ हैव टू मैनेज, यू सी देयर ओन साइड। या तो दैट्स ओके, वो था। और वो खत्म हो गया आफ्टर 7-8 years। तो नो रिमोर्स, इट वाज गुड। इट वाज अ म्यूचुअल ब्रेकअप? आई वुड से इट वाज म्यूचुअल। मुझे लगता है कि शायद अब जो बात आती है कि वी वाज कम टू सर्टेन प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ। उस प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई जो लगा कि शायद this could be a fatal experience, ओके। or this may not go very long because of XY reasons, the XYZ Z reason between the two personalities. तो वो वजह थी। तो in terms of separation is concerned, though it was decided, but yes, when you leave such relationship, it is not easy Yeah. way Yeah. coming out of it. So that duration, that gestation period को लो, वो पेन बोलो, whatever you call it, वो था वहाँ। Hmm. That was there. Do you recommend कि आज के टाइम में before getting married a couple should get into live-in? In your opinion, strictly your opinion. मैं ये तो नहीं कह सकता, but if somebody wants to, I have no objection to it. Hmm. तो कोई करना चाहता है, if both the partners are fine. So that way they'll get to know the real side of their partner जिसका वो रहना चाहते हैं, and plus the practical part of living together. Because क्या है कि मुशी मुशी पिक्चर तो बाहर से रहती है, but when you live together, then that's when you get the reality of it कि क्या है, खर्चे भी बराबर के करने हैं, घर के सारे कोर्स भी खुद से ही भी करने हैं। इट्स नॉट दैट कि जैसे अकेले आप बैचलर लाइफ पे रह रहे हो, वैसा नहीं है। सो डू यू सजेस्ट कि ऐसा अगर ऑप्शन हो लोगों के पास, तो देन आज के लाइफ में ऑप्शन है लोगों के पास, एटलीस्ट इन मेट्रो सिटी, दैट दे डू गेट इनटू लिव इन। डू यू थिंक कि उनको करना चाहिए? इन योर ओपिनियन इट इज एडवाइजेबल? For me, it is an experience, right? और जहाँ तक मैं जानता हूँ, what you are saying is correct। जहाँ तक as far as I know कि जितने भी मेट्रो सिटीज हैं, बड़ी हैं, दिल्ली है, बॉम्बे, बैंगलोर, lot of cities are coming up where you see people are coming to those cities from other town, Yeah. other cities। तो वहाँ तो मुझे लगता है 80-90% तो ये चलन है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, हो सकता है थोड़ा कम हो, बट लार्जली आई हैव सीन दिस काइंड ऑफ अ कल्चर इज देयर। अब वो उनके अपने एक्सपीरियंस क्या हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, वो तो इट इज अगेन लाइक इट्स एन इंडिविजुअल मैरिज है। बिल्कुल। अच्छा नहीं होता तो डिवोर्स ले लेते हो, अच्छा होता तो लाइफ लॉन्ग चलते हो। इट ऑल डिपेंड्स। जैसे हम फैमिली में भाई बहन हैं, माँ बाप हैं, आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, लड़ाई भी होती है, बट यू स्टिल कैरी ऑन। सेम विद द लिव इन रिलेशनशिप, सेम विद द मैरिज। तो मैं किसी को सजेस्ट करने की पोजीशन में नहीं कि क्या करना चाहिए। दिस इज एन एक्सपीरियंस। इफ समबडी वांट टू टेक इट, कैन टेक इट। समबडी डजंट वांट टू, योर चॉइस। Okay. So then, post breakup, then you got married. You had an arranged marriage. इट वाज एन अरेंज्ड मैरिज। Arranged marriage. एंड दो आई स्टिल डोंट फील दैट आई एम अ मैरिज मटेरियल। अच्छा, हाँ, क्यों ऐसा क्यों? मतलब मेरा ये मानना है कि मैं अपने आप को इसमें मैरिज मटेरियल नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरे ना बाइंडिंग मेरे को पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा, अभी भी नहीं है। तो सपोज इफ आई एम सिटिंग हियर एंड आई एम एंजॉयिंग, सो आई डोंट वांट एनीबॉडी टू डिस्टर्ब मी। मुझसे पूछे नहीं, यहाँ पे आप कब घर आओगे या नहीं आओगे, इट्स माई चॉइस है, मैं जब भी आऊँगा आऊँगा। तो इस किस्म की नेचर का आदमी जो है फैमिली नहीं बना सकता। तो दैट्स व्हाट आई फील कि ये मुझ में है, आज भी है, कि जहाँ मैं बैठ जाता हूँ फिर मैं वहीं का हो गया। अच्छा। तो इफ आई एम एंजॉयिंग इट, तो आई एम सिटिंग इट एंड एंजॉयिंग इट।
तो अब भाई मैं रात को 2 बजे आऊँ, 3 बजे आऊँ या सुबह 4 बजे आऊँ, डोंट आस्क मी। तो फैमिली मैन के लिए तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है, वो थोड़ा-सा बट यू हैव मेड अ ब्यूटीफुल फैमिली। हाँ, मेजर कंट्रीब्यूशन तो मेरी वाइफ को है उसका कि शी इज़ एडजस्टिंग विद मी। इट इज़ नॉट दैट आई एम एडजस्टिंग विद हर। वो ज़्यादा एडजस्ट करती है। तो शी इज़ अ बेटर पर्सनैलिटी इन टर्म्स ऑफ शी इज़ हैप्पी गो लकी। तो उसको कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि हाँ, ये कैसा है, कैसा नहीं। दैट्स ओके। Okay. So when you got married in which year? आई गॉट मैरिड इन मिलेनियल 2000। 2000. Okay. So after that, you had a daughter, right? And she passed away after a few years, right? What exactly happened, if you would like to talk about it? So the child was very good. I think I got married in 2000 and 2001 she came in our life, and she was the child more than I could have expected. She was very brainy child. So 2008 में I think in the month of June we came to know that she had a brainstem glioma. That's right. It is a cancer, cancer of children. ये बड़ों को नहीं होता, बच्चों को ही होता है। Okay. जब तब हमने इसके बारे में पढ़ा, जानने की कोशिश की तो पता लगा था ये सब टीन एज तक के बच्चों को होता है। Okay. लाइक फ्रॉम 3-4 इयर्स टू 12-13 इयर्स। और ये बड़ों को भी होता होगा तो मुझे मालूम नहीं आज की डेट। तो उसको वो हुआ था। Okay. एंड इट वाज लास्ट ईयर व्हेन वी केम टू नो वी हैड अ बैड टाइम। शी वाज इन हॉस्पिटल फॉर मोर देन व्हाट डू यू से मोर देन 2 months and she fought very hard but she couldn't make it। तो वो 2008 की बात है। 23rd of August 2008 she went। Okay. तो दिस इज इट। तो मैं उसके बाद मैं कोई बहुत बड़ा भगवान को मानने वाला बंदा नहीं था। पर जब ऐसा टाइम आता है तो यू फील कि ये मैंने Yes. बोला ना, मैं मैरिज मटेरियल भी नहीं हूँ तो मैं शादी भी नहीं करना चाहता था। तो मुझे तब लगा कि शायद शादी इसीलिए तो नहीं करवाई उसने कि मेरे को एक झटका दे। तो इट वाज अ बिग ब्लो टू मी एज ए फादर। तो फॉर अबाउट 4 years, मतलब अगर मेरी बात को गलत ना लिया जाए तो मैं तो कहता हूँ कि मैंने भगवान को रोज दिन में 15 से 20 बार गालियाँ दी कि मेरी लड़की वापस कर दे जो तू ले गया है। तो उसने फिर 4 साल के बाद 2012 में मेरी लड़की वापस कर दी। तो दैट्स आई कैन से। तो ये है बिट अबाउट माई फैमिली एंड फैमिली एक्सपीरियंस। So जब ये loss हुआ, so when something like this happens, because one of my friend also lost a child early. So what he told me was कि normally जब ऐसा होता है तो एक couple के भी बीच में इनके रिलेशन में बहुत दरारें आ जाती हैं, to a level कि जहाँ पे when they don't want to be together. क्या आपके रिश्ते में भी ऐसा हुआ कि when there was a lot of trouble in your marriage, did that happen during that time? जो आई मीन आई वुड से दिस इज मोर टू डू विद द आपके जो होते हैं ना स्विंग्स होते हैं आपके फीलिंग्स के मूड के। वो जरूर ऐसे होते हैं कि क्या करना चाहिए, वेदर इट शुड स्टे और नॉट। लेकिन उस समय मेरा थॉट प्रोसेस कुछ और था। तो आई वाज फुल टाइम एम्प्लॉयड एंड मेरा जो काम था वह सुबह 8 बजे मैं निकल जाता था अपने घर से और शाम को 8 बजे घर आता था। माय फर्स्ट चाइल्ड वाज फुल टाइम एंगेजमेंट ऑफ माय वाइफ। तो जब वो चली गई तो माय वाइफ गॉट अनएम्प्लॉयड। उसका एंगेजमेंट खत्म हो गया। वो उसका फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट था मेरी बिटिया। तो पहले मतलब दिस इज ऑन द कंट्रारी व्हाट यू आर आस्किंग। तो मेरे साथ ये हुआ कि मुझे इसके बारे में डर लगने लगा कि ये तो अकेली रहती है घर में, एक काम भी नहीं करती है। मैं इसको फोर्स करता रहा। आई ट्राइड थ्रू मैनी ऑफ माय फ्रेंड्स कि शी शुड गेट इनटू सम जॉब, सम काइंड ऑफ अ जॉब। इसकी अपनी चॉइसेस भी हैं काम करने की। मैंने कहा जो तेरी काम करने की चॉइसेस वो कर ले, गेट एंगेज समवेयर। तो मेरे को ये चिंता होती थी कि जिसका फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट चला गया उसकी स्थिति क्या होगी। मेरी स्थिति तो खराब थी।
मेरे को ये लगता था कि मैं कभी भी चला जाऊँगा, मुझे ये झटका बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो मैं सोचता था कि उसका क्या हाल होगा, जब मेरा अपना ये हाल है तो। तो मतलब दिस थॉट स्टॉप्ड, जब ये थॉट मेरा ऐसा बंद हुआ कि मैं ऐसे सोचता हूँ अपने बारे में कि भी मैं चला जाऊँगा, उसका क्या होगा? तो ये थॉट बराबर मेरे दिमाग में था, अदर देन व्हाट आई यूज्ड टू, जो मैंने बताया कि मैं ऊबर वाले को गाली भी देता था, फिर कि वापस कर दे। तो मैंने एक बार एक दिन मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यार, मैं अपने बारे में ऐसा सोच रहा हूँ कि ये चला जाएगा, उसके पास तो कोई भी नहीं है उसको कंधा देने वाला इस दुःख के ऊपर। अगर मैं ही चला गया, मैं भी ये सोचता था कि उसको कुछ हो गया तो, क्योंकि मैं जब उसको फ़ोन करता था तो मुझे ये चिंता लगती थी कि वो ठीक भी है कि नहीं। वो जानती है कि मैंने कभी, जब जब मेरी बिटिया थी तो मैंने कभी फ़ोन करता ही नहीं था इनको घर में। इनके फ़ोन ज़रूर आते थे मुझे, मैं नहीं करता था कि तुम कहाँ हो? हाँ, कोई मेरे को कोई कम्युनिकेशन लेनी है, इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मैं ज़रूर फ़ोन कर देता था। अदरवाइज़ दीज़ मदर एंड डॉटर दे यूज्ड टू कॉल मी जब मैं ऑफ़िस में होता था। लेकिन उसके जाने के बाद आई यूज्ड टू कॉल हर बैक ऑलवेज़ कि भई जानने के लिए सब ठीक है। तो कहती भी थी, "तू कि क्या जानना चाहता है?" मैंने कहा, "नहीं-नहीं, मुझे तो चिंता भी है, बट येस।" तो जब ये चिंता मैंने देखा कि मैं उसकी भी चिंता कर रहा हूँ और अपने लिए भी कह रहा हूँ कि मैं, ये झटका मेरे को ले जा सकता है, तो फिर मेरी सोच बदली एक दिन कि यार, अगर मैं चला गया तो वो क्या करेगी? ये दुःख तो शेयर करने वाला मैं ही हूँ, और मेरा दुःख भी, ये वाला दुःख तो वही शेयर कर सकती है, तो कोई कर नहीं सकता, बिल्कुल। क्योंकि उन दोनों का कॉमन लॉस है। तो रादर दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट जो है, ये जो उसका जाना था, इसने मेरे को इसके साथ इमोशनल कनेक्ट कर दिया था ओके। कि ये एक ऐसा लॉस है जिसमें हमको एक दूसरे का कंधा चाहिए और किसी का कंधा हमारे काम नहीं आएगा। बिकॉज़ कोई और शायद समझ भी ना पाए उस लॉस को। नेचुरली ये पर्सनल है ना, प्योरली प्योरली पर्सनल लॉस है। तो और पर्सनल लॉस है, पर्सनल फीलिंग है, ये जितना लॉस मेरा है उतने उसका है। बिल्कुल। इट इज द सेम फीलिंग बोथ द साइड। तो दैट्स हाउ आई स्टॉप्ड इवन थिंकिंग नेगेटिव अबाउट माई सेल्फ एंड फॉर हर सेल्फ ऑल्सो। फिर हमने उस टाइम में अडॉप्शन के लिए भी प्रोसेस शुरू किया कि हम अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्शन समहाउ अपॉर्चुनिटीज आई लेकिन नहीं कर पाए। मे बी गॉड डिडंट वांट दैट वे। गॉड वांटेड टू हैव आवर ओन चाइल्ड। तो हो सकता है वो चाहता हो कि मैं इतने साल उसको गालियाँ दूँ तभी वो मेरी लड़की वापस करेगा। तो अल्टीमेटली उसने कर दी। सो आई गॉट टू नो कि जो है सोनाली मैम जो है व्हेन दिस हैपेंड, दिस लॉस हैपेंड, तो शी वाज इनटू डिप्रेशन एंड शी यूज्ड टू ट्रैवल इन मेट्रो most of the time कि from one metro to another, one destination to another. She used to sit in the metro. नहीं, ये किसने कहा? ये मेरे को बताया, आई थिंक रावी ने ही बताया था शायद, कि she was in depression, she used to sit quietly in metro. ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं था। शी वाज़ नॉट इन डिप्रेशन। इन फैक्ट मैं बताऊँ तो सोनाली वाज़ स्ट्रॉन्ग यहाँ पे, मैं कमज़ोर था। सोनाली में मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा अपनी लाइफ में, मेरे को नहीं लगता कि मैंने उस पे कोई ऐसी डिप्रेशन वाली कोई सिचुएशन देखी। क्योंकि उसके इंटरेस्ट भी काफ़ी अलग-अलग किस्म के बच्चे हमारे यहाँ रहते थे। वो जो मेरी बिटिया के फ्रेंड थे, वो सब आ जाते थे उसके पास। तो उनके साथ वो काफ़ी टाइम लगाती थी। मैं इतना नहीं कह सकता कि बहुत बिज़ी रहती थी, क्योंकि वो बच्चे तो थोड़े समय के लिए आते थे। बट शी वाज़ अदरवाइज़ आई थिंक वेरी फ्रेंडली विद द चिल्ड्रन अराउंड। और वो मोहल्ले में काफ़ी लोग जानकार थे, हमारे अड़ोस-पड़ोस में काफ़ी मिलने-जुलने वाले लोग रहे हैं। काफ़ी मतलब हम लोगों का जो रिलेशनशिप था वहाँ कम से कम 15-20 फैमिलीज़ के साथ था अच्छा खासा। तो मुझे लगता है इसके साथ कोई ऐसा इश्यू आया। मुझे लगता है मैं थोड़ा-सा कमज़ोर था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी किसी करीबी को नहीं खोया था। दिस इज़ द फर्स्ट लॉस ऑफ माय लाइफ एंड लॉस ऑफ अ चाइल्ड। या मैंने कभी, मेरे फादर की डेथ अभी हुई है 13-14 साल पहले, मेरी मदर की डेथ 2 साल पहले हुई है। ऑल माय ब्रदर और सिस्टर आर स्टिल इंटैक्ट, बढ़िया हैं, अच्छे हैं। तो मैंने कभी कोई किसी को जाते हुए नहीं देखा, किसी फैमिली क्लोज़ मेंबर को भी। किसी ऐसे फ्रेंड को भी नहीं जाते देखा जो मेरा बहुत क्लोज़ रहा हो, जिसके जाने से मुझे इम्पैक्ट दुःख हो हुआ। सकता था। तो एवरीथिंग एवरीबॉडी एल्स इन माय फैमिली, इन माय एनवायरनमेंट हू वर वेरी क्लोज़ टू मी, दे वर इंटैक्ट। तो मुझे
ये झटका था और ये बहुत बड़ा झटका था। तो आई कुडन्ट एबल टू, इसको मैं बेयर नहीं कर पा रहा था, जो मुझे लग रहा था कि मैं बेयर कर नहीं पा रहा हूँ शायद इसलिए। सो उस समय हाउ डू यू यूज टू मैनेज योर इमोशंस? नहीं, इमोशन तो मैनेज नहीं होते, इमोशन तो निकलते ही। हाँ, डेफिनेटली, जैसे बट गाड़ी में मैं होता था, मेरे दोस्त यार हैं, वो जानते हैं कि मैं गाड़ी में बैठ के भी उनसे बात करते-करते अपनी बिटिया को याद करके रोता था। घर आके भी सोनाली के साथ भी जब मिलता था तो बच्चे देखता था मैं अपने मोहल्ले में उसके, तो मैं देखता था कि यार देखो सारे हैं, मेरी बिटिया नहीं है। तो वो ज़रूर होता था। तो घर आके मेरा तो हम दोनों मूड भी शेयर करते थे कि जब वो रो रही है तो मेरे साथ रो रही है, मैं रो रहा हूँ तो उसके साथ रो रहा हूँ। तो ये तो काफ़ी अ, यूँ कहा जाए कॉमन तो नहीं कह सकता, लेकिन दिस यूज्ड टू बी अ फिनोमेना व्हिच वेंट ऑन फॉर अबाउट 5-6 मंथ्स और वी वर देयर फॉर ईच अदर, दैट्स इट। so emotionally after this, what do you think is more stronger? Are you emotionally now have come up more stronger, or has ma'am has become more stronger? इमोशनली स्ट्रॉन्गर वीक तो मैं भाई, इमोशन जो होते हैं मेरे हिसाब से वो स्ट्रॉन्ग वीक नहीं होते। इमोशन तो एक इमोशन होता है होते कि इमोशनल, डेफिनेटली, बट एक होता है कि एक इंसान होता है जो कि हर चीज में रो देता है, राइट? बहुत जल्दी उसके इमोशंस वो दिखा देता है इंसान। एक होता है जो इमोशंस जल्दी नहीं दिखाता है, क्योंकि शायद उसने इमोशंस इतने सारे शायद देखते चला आया है, या उसको इतने लाइफ में उतने इतने इश्यूज देखे हैं कि अब वो इमोशनली उतना स्ट्रांग हो गया कि वो इतनी जल्दी इमोशनल नहीं होता, वो प्रैक्टिकल बन जाता है। तो डू यू थिंक कि दैट वेज, डू यू थिंक कि दैट लॉस हैव मेड यू और मैम मोर स्ट्रॉन्गर? बिकॉज आपने जैसे कहा कि इट हैज brought you both of you emotionally connected, right? Has it also made you more stronger? Because since now अब आप connected भी हो emotionally, तो when two things are connected it becomes एक से भले दो, so वो दो का connection भी strong होता है। So do you think it has made you more stronger? दैट वे ऑफ कोर्स आई कैन से कि क्योंकि एक लॉस ऐसा है जिसमें हम दोनों ने एक ही लेवल पे इमोशन शेयर करते हैं। तुम्हें भी बिकॉज ऑफ शेयरिंग द इम्पैक्ट ऑफ इमोशनल साइड, इम्पैक्ट कहना चाहिए या यूँ कहना चाहिए कि जो इमोशन का बर्डन है, इफ इट इज़ बीइंग शेयर्ड, तो उसका अपने आप ही जो असर होना चाहिए वो कम होगा। वो हो सकता है ज़रूर हुआ होगा, बट टू टू से सो टू से कि हम इमोशनली स्ट्रांग हुए या वीक हुए, ये मैं बहुत क्लियरली कह नहीं सकता हूँ। Okay. हाँ, क्योंकि ये इमोशंस हैं, कभी भी निकल सकते हैं। हो सकता है कि किसी एनवायरनमेंट में मैं इनके ऊपर बड़ी नॉर्मली बात करूँ, हो सकता है किसी एनवायरनमेंट में मैं फूट-फूट के रोना शुरू कर दूँ इन बातों के ऊपर। तो इसमें मैं बहुत स्ट्रांगली कुछ नहीं कह सकता, बहुत वन साइडेड कुछ नहीं कह सकता। यस, एक्सपीरियंस आई कैन से कि एक्सपीरियंस हुआ, उससे जो इम्पैक्ट आना चाहिए, आई एम श्योर वो आया ही होगा। ओनली अ साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट कैन असेस एंड से। अपनी तरफ से बोलूँगा तो मुझे लगता है कि हाँ, थिंग्स हैव गॉन लिटिल बेटर इन टर्म्स ऑफ बोथ ऑफ आवर रिलेशनशिप इस सेंस कि हाँ भाई, ये वो मामला है जिसके ऊपर मैं मानता हूँ कि हम दोनों ने एक ही दुःख झेला है और उस एक दुःख को हमने इकट्ठे फेस किया है। तो दैट वे यस, उसके आगे तो मेरे लिए कुछ भी कहना मुझे नहीं लगता है। Do you still get emotional, आप दोनों? Do you talk about it when you guys talk about it? हालाँकि ये जब आई है तुम तो कहते हैं, जब ये आई थी तो उसका मेरी इसका पहली बिटिया का नाम किवी था, तो अच्छा। इसका हमने शुरू में नाम ही किवी पार्ट 2 रखा था। अच्छा। हाँ, तो इसको सब इसकी नानी भी पार्ट 2 करके ही बुलाती थी। तो हम कहते थे किवी पार्ट 2 आ गया हमारा, कि गर्ल चाइल्ड है, वो भी गर्ल थी। बट दे आर बोथ एक्सट्रीम पर्सनैलिटीज़ इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी। अच्छा। तो अ, यस, मतलब ये ये मैं कह सकता हूँ, इतना इस बारे में कह सकता हूँ। नथिंग बियॉन्ड दैट। एज़ ऑफ नाउ मुझे कुछ और ध्यान नहीं आ रहा बात करने इस मामले में। क्या? So now अब एक दूसरी बेटी है अब आपकी, right? She is also 10 years old, 11, 12 12 years old, 12 years old. So जैसे हमारी जब बात हुई थी, you told me कि she is a slow learner, right?
सो अभी आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? स्लो लर्निंग बिकॉज स्लो लर्निंग, सी, हर बच्चा जैसे हम कहते हैं कि स्पेशल होता है, सबकी अपनी लर्निंग कर्व होता है, अपना लर्निंग स्पीड होती है, हमारी भी है। इट्स नॉट दैट कि कोई बार कोई चीज़ समझ में आ जाती है जल्दी, कोई बार कोई चीज़ नहीं समझ में आती है जल्दी। इट टेक्स टाइम। तो व्हेन यू से कि इट कि शी टेक्स टाइम टू लर्न, व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन? you see it is whatever slow learning is a term by it is a medical term. हम्म। ठीक है, जो साइकोलॉजिस्ट है या साइकेट्रिस्ट है वो यही बताते हैं कि स्लो लर्नर है। आईक्यू लेवल, अब हम बहुत से लोगों से मिल चुके हैं पिछले 10-12 सालों में, तो बहुत सारे ओपिनियन है बहुत से लोगों के। बहुत से साइकेट्रिस्ट का मानना है जो आईक्यू लेवल दिए दिए जाते हैं नंबर, उसके तो बड़े ही वाइड पैरामीटर्स हैं, तो इवन दे आर नॉट वेरी सेक्रोसेंट सो टू से। तो यस व्हाट यू सेड कि एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, तो वो हमारे साथ भी है। जब हम बचपन में थे तो हो सकता हमारा जैसे साइंस मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं आता था, तो इसके मतलब भाई हम भी स्पेशल चाइल्ड हैं, हमको साइंस नहीं समझ में आती, कुछ और समझ में आता है, कह सकता कोई। तो उस समय कहते नालायक है, इसको कंटेंट बढ़ पढ़ाई में जाता है। नहीं, हाँ पढ़ाई में दिल नहीं करता। तो ठीक है, दैट्स ओके, वो दे वर द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। आजकल वैसे नॉर्म नहीं है शायद। तो यस, इन टर्म्स ऑफ स्लो लर्निंग इज कंसर्न, वो चैलेंज हैं इसके। पर जो मेडिकल स्ट्रेन इतना अवेयरनेस कर चुका है, तो उसके उसके अंदर जो भी हम इसके लिए कर सकते हैं या जो भी इसको करना चाहिए, जो पॉसिबल है प्रैक्टिकली, इट इज इकोनॉमिकली ऑल्सो, क्योंकि ऑल दीज थिंग्स रिक्वायर होल लॉट ऑफ मनी या एंड फॉर ट्रीटमेंट एंड ऑल। अब जैसे आप यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप और अमेरिका अमेरिका में चले जाओ, तो वहाँ पे ऑल दीज थिंग्स आर ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। यहाँ पे भी है, बट आई थिंक इट इज़ नॉट वेरी सफिशिएंट फॉर उतना नहीं है। चिल्ड्रन। तो देखते हैं, तो वो चैलेंजेस हैं। और एज पर मेडिकल साइंस शी इज बिहाइंड, लिटिल बिहाइंड हर एज। अगर ये 12 साढ़े 12 साल की है, तो आप मान के चलो मेंटली शी इज 10 10 and a half। यही स्लो लर्निंग का उनका क्राइटेरिया है, It's not bad. विच इज Which is not bad. Which is okay. नहीं, इसमें सिर्फ एक ही चीज है, 14 15 साल तक, बल्कि शुरू के 5 6 साल, फिर उसके बाद 9 10 साल और 14 15 साल, ये 3 स्टेज में आपके जो कॉग्निटिव बिहेवियर है या आपके जो कॉग्निटिव है, बहुत स्पीड से चेंज होते हैं और बढ़ते हैं। तो 15 साल के बाद वो थोड़े धीरे धीरे ग्रेजुअल, 18 साल के बाद तो बहुत ही, मतलब यू कैन डिस्टिंक्टिवली मेक द डिफरेंस कि जो 18 साल का ये इंसान है और दूसरा इंसान है, उन दोनों के कॉग्निटिव में शायद उतना फर्क नहीं होगा जितना उनके नॉलेज की वजह से उनके कॉग्निटिव में फर्क नजर आ रहा होगा, शायद उनके एनवायरनमेंट और नॉलेज की वजह से। तो मेडिकली साइकोलॉजिकली उतना शायद कॉग्निटिव फर्क नहीं होता है, 18 साल की उम्र में जाके मैच हो जाते हैं। तो इनका जो हमको बोला गया है कि आप मान के चलो कि जब ये 15 साल की होगी, तो इस शी 70-80% टू 15 ईयर्स, मतलब 15-20% मान के चलो कि थोड़ा सा अपने एज से पीछे होगी। और वो क्या, तो बहुत जल्दी नहीं पता लगेगा, वो धीरे धीरे पता लगेगा। पर अब वो देखते हैं, अब 15 साल तक पूछती है तो कैसे बिहेव करती है, और बाकी बच्चों के कंपैरिजन में कैसी है, उससे तो पता लगेगा। तो ये तो तो सारी क्या आपको डर है, लगता है फ्यूचर को लेके? ऑफ कोर्स फ्यूचर को लेके? बिल्कुल डर लगता है, क्यों नहीं लगेगा। हमारे पास क्या होगा इसका? हाँ। तो मेरा तो एक ही कंसर्न है, जैसे मेरा और सोनाली का यहाँ पे फर्क है सोच का। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि ये, उसके लिए इसकी एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए इसकी एजुकेशन सेकंड प्रायोरिटी है। इसका तो ये नहीं कि वो टॉप प्रायोरिटी नहीं है, टॉप, पर उससे ज़्यादा जो मेरी ज़्यादा जो कंसर्न है, वो इसकी इंडिविजुअलिटी है, इसकी इंडिपेंडेंस है। आई वॉन्ट हर टू बिकम इंडिपेंडेंट एज क्विकली एज पॉसिबल। अगर आप इंडिपेंडेंट हो गए, तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन ऑटोमेटिकली टेक Yeah. केयर ऑफ। तो मेरी वाइफ का मानना है कि उसकी एजुकेशन अगर बेटर हो गई, तो शी कैन टेक केयर ऑफ हरसेल्फ। यहाँ पे मेरा उसका थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। बट दोनों चीजें इक्वली मैं इंपॉर्टेंट। तो कह रहा हूँ, मेरे दोनों चीजें नहीं इक्वली नहीं कहा कि इंपॉर्टेंट। वो हाउ आर यू ट्रेनिंग और हाउ आर यू टीचिंग टू बी इंडिपेंडेंट रोज की लाइफ में? वो कुछ ना कुछ, जैसे हमने तो उसको कुछ करने के लिए रोकते नहीं, उसने कुछ करना है
तेरे को ये करना है? हाँ। नहीं नहीं मेरे को नहीं करना। अच्छा ठीक है मत कर। तेरे को ये करना है? हाँ जी मेरे को ये करना है। अच्छा जी कर लो, कोई बात नहीं। तो in terms of learning training is concerned, nothing is being forced on her. Whatever she wants to do. जैसे मेरे सामने वो बैठ के होमवर्क भी नहीं करना चाहते, मत कर, कोई बात नहीं। कल तेरी टीचर तेरे से पूछेगी, जवाब दे देना। फिर वो सोचती है अच्छा टीचर पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी, तो कर लेती हूँ। तो आई एम नॉट फोर्सिंग। तो मम्मी हो सकता है फोर्स करके उसको बिठा के काम करवा ले, तो मैं उसको ऐसे ही बोलता हूँ, देख भाई तू बोलते है टीचर तेरे से पूछेगी तो क्या जवाब देगी तू देख लेना। तो हो सकता है वो कहे टीचर क्या जवाब देगी, अच्छा देख लूंगी, नहीं करती। वो हो सकता है कि अच्छा टीचर को क्या जवाब दूंगी तो चलो फिर मैं कर लेती हूँ। ये उसका ही उस टाइम का स्टेट ऑफ माइंड होता है, वो जो डिसीजन लेगी। तो आई डोंट कोक्स और आई डोंट पोक एनीथिंग कि हाँ भाई तेरे को ये करना है या नहीं करना। उसका इंटरेस्ट है तो करे। And does she know about Kiwi? हाँ किवी के बारे में जानती है। So do you guys talk about Kiwi with her? नहीं किवी के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, उसकी कुछ हरकतें बताते हैं। किवी को ये गाना बड़ा पसंद था, अच्छा। किवी को ये खाना बहुत पसंद था, अच्छा। ऐसी चीजें की हम रेफरेंस जरूर देते हैं, बट कभी ऐसे नहीं कहते कि कीवी ऐसी थी तू वैसी है, ये वो कभी। कंपैरिजन तो जरूर करना भी नहीं चाहिए किसी बच्चे के साथ। हाँ वो कंपैरिजन बात नहीं ठीक है, करना चाहिए। वो बात ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप कंपैरिजन कर भी नहीं रहे हो। आपको पता ही नहीं होता कंपैरिजन करते हो, जैसे हमारे पेरेंट्स करते थे, उनको पता ही नहीं था कि वो कंपैरिजन कर रहे हैं एक्चुअल में। हाँ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज ये सोशल एनवायरनमेंट है या जिसमें हर कोई आता है। तो पेरेंट्स आर नॉट स्पेयर्ड इन दैट सोशल एनवायरनमेंट, सो आर द टीचर्स, सो सो इज एवरीवन, एवरीबॉडी एल्स। सो इज एवरीवन। हाँ तो वो वहाँ के एनवायरनमेंट ऐसे थे उस जमाने के, तो ऐसे ही होता था। पर मेरे लिए उसका इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी हो जाए आई वुड बी मोर हैप्पी। बाकी लर्निंग जो है वो तो आपकी लाइफ लॉन्ग है। बिल्कुल। मैं ये भी मानता हूँ कि बहुत से लोगों का मानना है जी अरे आप कुछ लर्न नहीं कर रहे हो। भाई आप कैसे कह सकते हैं कि वो लर्न नहीं कर रहा है? लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग। इफ समबडी इज मेकिंग प्रोग्रेस एवरी डे, मैं यहाँ से बैठ के नहीं जज कर सकता हूँ, असेस कर सकता हूँ कि आपकी एवरी डे की लर्निंग क्या है। बिल्कुल। यू नो व्हाट इज योर लर्निंग एंड सो इज दैट स्मॉल चाइल्ड। वो छोटा बच्चे को पता है वो क्या लर्न कर रहा है उसकी। और बिना लर्निंग की आपकी लाइफ आगे बढ़ नहीं सकती किसी की भी। इवन बीइंग स्लो लर्नर, शी विल हैव टू लर्न समथिंग, विल हैव टू क्या, वो उसका प्रोसेस में ही है लर्निंग। हमारी हर इंडिविजुअल लाइफ में लर्निंग प्रोसेस ही है, वो चलता ही रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि लर्निंग उसकी हो रही है, मे भी कंपेरेबल हो सकती है कि हाँ भाई मेरी बेटर है या नहीं है, मेरी बेकार है उसकी बेटर है, ये बात कर सकते हो। बट अगेन इट इज अ यू सी यू आर बेसिकली कंपेयरिंग। या तो कंपैरिजन इज समथिंग दैट मुझे तो करना नहीं है, मैं तो करता नहीं। So every child, every person for that matter is a different person. जो choices मेरी हैं, it is not necessary कि वो आपकी भी वही हों, किसी और की भी वही। सबकी अपनी अपनी choices है, तो they can live with it, they can grow with it, why not? वो आपको कभी गुस्सा आता है कि जब आपकी बेटी के बारे में कोई अगर बोलता हो दैट शी इज अ स्लो लर्नर, या कुछ मिसकंसेप्शन हो उनको अलग से, या स्पेशल ट्रीट करते हो, कभी गुस्सा आता है कि यार मेरी बेटी नॉर्मल ही है, सिर्फ स्लो लर्नर है, दैट्स इट? कभी गुस्सा आता है? लाइफ की ना रियलिटी है। मैं वैसे तो शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, लेकिन अब जिन लोगों के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, इफ somebody is unknown making comment on my child, वो तो मेरे पे भी कमेंट मार सकता है। तो जो मेरे बारे में नहीं जानता या मेरी बेटी के बारे में नहीं जानता, वो उसके बारे में कोई कमेंट करेगा तो मेरे को कोई बहुत फर्क पड़ेगा नहीं। क्योंकि गुस्सा मुझे तब आएगा जब कोई चीज़ मेरे सामने रियलिटी नहीं है उसकी। ये जो भी उसका स्लो लर्निंग का प्रोसेस है, दैट्स अ रियलिटी। अगर कोई कहता है कि स्लो लर्नर है जी, थोड़ी सी डम्ब है जी, इट्स फैक्ट। तो मैं गुस्सा करके कर क्या लूंगा? आई एम नॉट गोइंग टू चेंज इट। तो व्हाट आई शुड रादर थिंक ऑफ डूइंग इज कि भाई इसका ये वाला जो वो है क्या कहते हैं, फेज है। इसका हाँ ये जो फेज है या जो इसकी पर्सनालिटी में ये जो बात है, इसको कितना जल्दी और कैसे कवर अप किया जाए, उसके लिए मैं ज़्यादा सोचता हूँ, ज़्यादा पढ़ता हूँ, ज़्यादा समझने की कोशिश करता हूँ कि उस चीज़ को कैसे ख़त्म किया जाए। सो दैट जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, मेरा क्या मतलब हर किसी का होता है कि कोई भी इंसान जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाए।
अगर कोई इंसान इंडिपेंडेंट हो गया तो शी हर्सेल्फ विल टेक केयर ऑफ इट। Yeah. तो व्हाई शुड आई टेक केयर फॉर हर ऑन दीज पर्टिकुलर कमेंट? अपने बट कई बार जो घर के लोग ही होते हैं जिनको हम जानते हैं वही लोग कमेंट कर देते हैं, हंसी मजाक में ही कर देते हैं, बातों बातों में कर देते हैं। तब आप कभी ऐसा हुआ है आपके साथ या कभी नहीं हुआ? और एवरीवन इन योर फैमिली और इन योर फ्रेंड सर्कल हैव ट्राइड टू बी कॉशियस कि ऐसा कुछ नहीं बोलना है, दैट यू माइट गेट ऑफेंडेड और मैम माइट गेट ऑफेंडेड। इसका स्लो लर्निंग वाला जो फेज है, जो भी इसका स्लो लर्निंग का सिचुएशन है, ये कोई बहुत सिचुएशन क्रिएट नहीं करता है बहुत सी जगहों पे। तो ऐसा नहीं कि बहुत, अगर ये कहीं गई और कोई नहीं जानता इसके बारे में, तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा ये जानने में कि ये स्लो लर्नर है। जो इसके बारे में जानते हैं स्लो लर्नर है, वो क्लोज नेट है। तो ऑन द फेस ऑफ इट और ऑन माय फेस मैंने कभी देखा नहीं कि किसी ने कोई कमेंट किया हो। बाकी मतलब मेरे सामने मेरी ऐसी सिचुएशन कम आई है, या उनको आज नहीं आई है कि किसी ने कमेंट किया हो। मैं, क्योंकि मैं खुद ही बहुत कॉशियस हूँ, क्योंकि जब मैं स्कूल में जाता हूँ तो मैं टीचर से बोलता हूँ कि भाई समटाइम माय डॉटर हैज चैलेंज, यू नो दैट। तो अच्छी बात है कि स्कूल में सब लोग जानते हैं। तो मैंने कहा मेरा कंसर्न ये है कि शी इज माई डॉटर, फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड शी इज द गर्ल। तो मैंने कहा आप सब लोग लेडीज हैं, वुमन हैं, मेरी ये स्टेटमेंट काफ़ी है आपको बताने के लिए कि मेरा कंसर्न क्या है। कहते नहीं नहीं, ये बात आपकी ठीक है। तो इफ इफ फ्रॉम ऑल साइड आई स्पीक दिस काइंड ऑफ अ लैंग्वेज, इफ आई ट्राई टू कम्युनिकेट कि हाँ भाई ये चीज़ है जो कंसर्न है, और सबका अगर वही कंसर्न होगा, तो मे बी इफ समबडी एवरीबडी इज पुटिंग सम एफर्ट टुवर्ड दैट डायरेक्शन, मे रिजल्ट इन वेल। या तो ये मेरा अपना अप्रोच तो ये है, ऐसे ही सोचता हूँ, ऐसे ही करने की कोशिश करता हूँ। बाकी गुस्सा तो बहुत सारी सिचुएशन पे आता है, तो इसमें भी मतलब कोई ऐसा सिचुएशन आएगा, मैं मतलब ये नहीं कह सकता कुछ बोलेगा तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा, हो सकता है, पर अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। ओके ओके ओके। जैसे मैंने आपको बताया कि हम जाते हैं तो कई बार इसको देख के कुछ लोग पूछते हैं ये आपकी बेटी है, तो मैं वो थोड़ा तरीके से पूछ रहे तो मैं भी इनको तरीके से जवाब देता हूँ, हाँ जी हमारी उम्र तो ग्रैंड पेरेंट वाली है, पर क्या करें, भगवान चाहता है कि भाई हमारी बिटिया और माँ बाप ही में, तो ये हमारी ही बेटी है। That's how it is. सो तो 2000 जैसे आपने बताया 2008 में आपकी आप यू हैड अ लॉस एंड देन 2012 में यू गॉट अनदर डॉटर, राइट? क्या एट देन शी इज अ स्पेशल किड, शी इज अ स्लो लर्नर, राइट? कई बार आपको गुस्सा आता है भगवान पे कि भगवान एक बेटी पहले तुमने छीन ली, फिर दूसरी बेटी दिया, उसके लिए भी शी इज अ स्लो लर्नर, सारी प्रॉब्लम ये मेरे साथ ही क्यों? कभी आप पूछते हो या अभी भी आपने कहा है कि ठीक है जो है वो ठीक है, जैसा है सब ठीक है, या आपने गिव अप किया है उस चीज पे, या आपने डेस्टिनी पे छोड़ दिया है? तो इसको ना मैं थोड़ा दूसरे तरीके से जवाब देने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली इस लाइन पे मैं सोचता ही नहीं। आपको कहता हूँ क्यों। जब मेरी पहली बिटिया ले गया था तो मेरी सोच ये थी, मेरी लाइफ में बहुत कुछ हुआ जो मैं समझता था कि ऊपर वाला चाहता नहीं है मेरा कुछ भला हो। उसने मेरे बहुत बड़े बड़े काम मेरे हाथ से छीने। मैं कहता हूँ आई वुड हैव बीन अ बिलियनियर बाय नाउ, अगर उसने वो उस समय वो अपॉर्चुनिटी मुझसे नहीं छीनी होती। हाथ में आई अपॉर्चुनिटी खींच के लेके चला गया। तो जब तक मेरी पहली बिटिया गई थी, तब तक मैं अपने आप को उसके साथ, भगवान के साथ अपने 36 का आंकड़ा मानता था कि वो मेरा दुश्मन है और मेरा भला नहीं चाहता है। तो बहुत से लोगों ने वही, जब ऐसे मोमेंट आते हैं तो आप एस्ट्रोलॉजी और पता नहीं क्या कहाँ जाते हो, तो सबने कहा नहीं तो चिंता मत कर, वो तेरा ख्याल रखता है और तेरे को बच्चा जरूर मिलेगा। तो कुछ दो लोग हैं मेरी लाइफ में जिनकी एस्ट्रोलॉजी में मेरे लाइफ को लेके बिल्कुल एक्यूरेट वो रही हैं, भविष्यवाणी रही हैं। जो मेरी पहली डॉटर हुई, उसका उसका 3 साल पहले ही मुझे बता दिया गया था। मेरे जो एक एस्ट्रोलॉजर, मेरा दोस्त ही है वो इलाहाबाद में है, उसने बता दिया था कि तेरी 2000 में शादी होगी। इसने आई थिंक 98 में बता दिया था तेरी 2000 में शादी होगी और 1 साल के अंदर तेरी बच्ची भी हो जाएगी। तो ये सारी चीजें फिर आपको घुमा के वापस वहां लाती हैं। तो जब सिचुएशन ऐसी आई तो सबने कहा ऐसा होगा। मैंने कहा देख, आज की डेट में मैं उनको बोला, मैंने कहा मेरी मेरी आज की डेट में एक ही तमन्ना है और मेरे को एक ही बात पे गुस्सा है कि मेरी बेटी ले गया।
अगर वो मेरी बेटी दे देता है मुझे, तो मेरा उसका सारा गुस्सा खत्म। मैं मान जाऊँगा कि भगवान है और मेरा उसका 36 का आँकड़ा नहीं है। इन केस इफ ही रिटर्न्स माय डॉटर। डॉटर। और मैंने कहा ना कि 4 साल मैंने लगातार, कोई ऐसा दिन नहीं था जब मैंने उसको 15 से 20 बार गाली नहीं दी होगी, लड़की वापस कर मेरी। तो जब ये हुई, तो फिर वो दोस्त साहब तो काफ़ी छेड़ते, "अरे! तेरी गाली लग गई भई, लड़की वापस आ गई।" तो ये अब ये वाला जो साइड है, इसका ये साइड, उसको मैं ऐसे देखता हूँ कि यार मैंने ना भगवान को बहुत सारी गालियाँ दी हैं, उसने लड़की तो वापस कर दी है। उसने कहा, "देख बेटा, मैं इसी के थ्रू तेरे से पंगे लेता हूँ। तेरे मेरे को गाली नहीं है ना, तो अब ये तेरे को तंग करेगी।" तो आई एम टेकिंग इन स्ट्राइड कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसके आने में मेरा कोई रोल नहीं है। इसके आने में उसी का डिसीजन है, उसी की सोच है। तो हर path is very clear. I don't have to bother about it. But yes, as a practical person, as a human being, as a father, जो उसके चैलेंज हैं, वो मेरे कंसर्न तो हैं। बट ऐसे कभी नहीं सोचा मैंने, उस इंसिडेंट के बाद से जो ही मेरी बेटी वापस आ गई। एक्चुअली तब से मेरी ना सोच बदल गई भगवान को लेके। मैं कहता हूँ कि कि ये जो बिटिया है मेरी, दिस डॉटर इज अ सर्टिफिकेट ऑफ माय कम्युनिकेशन विद माय गॉड। तो मेरा भगवान जो है मेरे को सुनता है, और उसने मेरी बात सुन के मेरी बिटिया वापस की है। इसलिए मैं उसको, मेरा उससे कोई ऐसा कंपेयर नहीं आज की डेट में। हाँ, उससे ये ज़रूर कहता हूँ कि हाँ भाई, सब ठीक कर भई, तूने ही भेजा इसको, तू जानता है कि क्या है। अब मैं उससे ऐसे कम्युनिकेट करता हूँ। पहले मैं उसको गलियाता था कि भई लड़की वापस कर। अब मैं अब मेरा जो हर एक्ट होता है, इफ आई से सो, अब जो मेरा हर एक्ट होता है टुवर्ड्स हर, इट इज़ काइंड ऑफ, जिसको कहते हैं ना कि रेसिप्रोकेशन है गॉड को, थी भई आई एम ट्राइंग टू थैंक यू इफ आई एम डूइंग समथिंग फॉर हर। तो क्योंकि मेरी, जब मैं कह रहा हूँ यही मेरा सर्टिफिकेट है मेरे और उसके कम्युनिकेशन के बीच में, तो व्हाटएवर इफ आई वांट टू रेसिप्रोकेट तो नहीं कर सकता हूँ भगवान को, बट फीलिंग तो कर ही सकता हूँ ना वो। तो उसके लिए मैं जो इसके लिए करता हूँ ऐसे ही करता हूँ, इसी फीलिंग के साथ करता हूँ कि एज आई एम थैंकिंग गॉड ऑल द टाइम कि हाँ भाई तुमने इसको भेज दिया वापस मेरी जिंदगी में, एंड यू विल टेक केयर ऑफ इट। तो वो फीलिंग नहीं आती है व्हाट यू आर आस्किंग। ओके। हाँ, ओके। वो नहीं है। तब वो हो सकता है पहले होती, पर आज की डेट में तो कभी नहीं है। इसके आने के बाद से मेरी ऐसी सारी नेगेटिव फीलिंग खत्म हो गई है भगवान के मामले में। ओके। उससे पहले मैं ऐसे ही था कि उसका मेरा 36 का आंकड़ा है, वो चाहता नहीं है मेरा कुछ भला हो। ओके। ओके। तो अभी जैसे आपने बताया कि जब जब when you guys were planning for a second child, right? And when Ashi came in, right? When you got to know that you guys are pregnant, तो कहीं ना कहीं वो डर था, फियर था। बिल्कुल था, हाँ। बिल्कुल था। हम तो कहीं फिर से कुछ गलत ना हो जाए। बिल्कुल। जब हमारी पहली बिटिया हुई थी, तो मेरी वाइफ को, सोनाली को, हेपेटाइटिस बी हो गया था। ओके। और बहुत चांसेस थे कि मेरी पहली बिटिया को हेपेटाइटिस बी होता। तो डॉक्टर ने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे, 30% चांसेस होते हैं मदर कैरिंग हेपेटाइटिस बी वायरस मे नॉट ट्रांसफर इनटू द चाइल्ड, 30% चांसेस होते हैं। तो वी विल डू एवरीथिंग, जो भी पूरा प्रोसेस है। तो इमीडिएटली आफ्टर हर बर्थ, जो हेपेटाइटिस बी के वैक्सीनेशन थी, इमीडिएटली उसकी सेट कर दी गई। एंड लकीली शी वाज नॉट कैरिंग हेपेटाइटिस बी वायरस, शी वाज नेगेटिव। तो मैं बड़ा खुश था। जब वो, उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, तब भी मैं सोचता था कि यार ये तो 30% चांसेस में निकल आई थी। तो शी सीम्स टू हैव दैट, यू सी, जिसको कहते हैं शायद इसकी किस्मत है ऐसी कि ऐसी सिचुएशन से निकला है। तो वो नहीं निकल कर आई। जब वो चली गई, व्हेन दिस डॉटर केम, तो हमारे दिमाग में पूरा का पूरा वो पिक्चर चल रहा था कि भाई उसको हेपेटाइटिस बी नहीं हुआ, लेकिन उसको कैंसर हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे जीन्स में ही हिस्टोरिकली कुछ ऐसा हो। तो आई वाज वरीड कि ये बच्चा जो है कैसा होगा, वेदर आई शुड गो अहेड विद इट। तो हमारे घर में काफ़ी हमारे चाचा लोग भी हैं, हमारे घर में डॉक्टर हैं, काफ़ी सीनियर हैं। तो उनसे हमने कंसल्ट भी किया, उन्होंने कहा जी डरने की जरूरत नहीं है, गो अहेड,
गो फॉर इट। तो फिर हमने जो होली फैमिली की गायनी है, हमारी पहली बिटिया भी उन्हीं के हाथों से हुई थी, डॉक्टर पांडे हैं वहाँ। तो इसके केस में भी हम उनके पास दोबारा गए। तो वहाँ पर जो इन टर्म्स ऑफ कि ये कैसी होगी कैसी नहीं होगी, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम माय वाइफ वाज आई थिंक रनिंग 42 एज जो थी उनकी शायद। शी केम इन 2012, तो 42 43 में चल रही थी वो, एंड आई वाज 47 48। तो उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि ये जो इस उम्र में बच्चे होते हैं लेट एज में, उसमें हम डाउन सिंड्रोम बेबी डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फाइन वी ट्राई टू फाइंड, वी लुक फॉरवर्ड टू, वी लुक फॉर डाउन सिंड्रोम बेबी। तो तब तक मेरे को ये टर्म के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, तो मैंने कहा क्या होता है मुझे बताओ। तो उन्होंने बताना जब शुरू किया तो मैंने कहा फिर मुझे ये बताइए कि जो डाउन सिंड्रोम बेबी के जो भी सिम्टम होते हैं वो कितने होते हैं नंबर में जो आपको वही का कंसर्न बनते हैं। तो कहते एक या दो तो नॉर्मल हो सकते हैं, एनीथिंग बियॉन्ड टू इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। ओके। तो इसके केस में सिर्फ एक था, वो भी डाउन सिंड्रोम का नहीं था, वो इसके हार्ट का कुछ वो था इशू। अच्छा। तो जो उस समय उन्होंने कहा कि आप इनका फीटस इको करवा लो, तो फीटस इको करवाया तो उसमें कुछ निकल के आया शायद कुछ है। तो हमने कहा व्हाट यू सजेस्ट, कहते हैं हाँ कोई ऐसा रेयर होगा तो पता लग जाता है, बट वी कैन गो अहेड विद इट। तो हमें पता लगा कि वो थोड़ा सा जो डाउन सिंड्रोम बेबी है, मुझे लगता है जो इसके साथ हो रहा है शायद वो हो, मुझे शायद उसमें इंटरप्रेट ठीक से ना हो पाया हो, लेकिन उसमें एक हार्ट का थोड़ा सा इशू था। पर वो भी उन्होंने कहा कि इतना बड़ा इशू नहीं है, ये विद द ग्रोइंग एज इट विल बी ओवर। ओके। टेक्निकल मेडिकल टर्म में भूल भी क्या क्या होता है वो। तो कहते हैं वो छोटा हल्का सा इशू है, बट दैट्स अ नॉन इशू बेसिक। तो मेडिकली तो शी इज फाइन। तो अब उस एज में नहीं पता लगता कि ये स्लो लर्नर है क्या है। वो तो जब ये 1.5 2 साल की होने लगी तब हमको देखने लगा कि इसका बहुत सारी जो माइलस्टोन्स हैं दैट इज बिहाइंड आवर एज। अच्छा। जैसे ये चलने की कोशिश करती थी तो चल नहीं पाती थी, तो इसका लो टोन था जो बोन था। तो वो भी फिर फिजियोथेरेपी उससे इनकी जो थेरेपीज होती है, इनकी जो एक्सरसाइज वगैरह होती है उससे ठीक हो गई वो। तो आई थिंक इन द एज ऑफ 2 2.5 शी स्टार्टेड रनिंग वॉकिंग एवरीथिंग। फिर इसका स्पीच नहीं था, मतलब बोलती तो थी पर वो लैंग्वेज नहीं थी बोलने में, वो दैट वाज आल्सो कंसर्न। तो पता लगा इसका वो भी इशू है। तो फिर वो वहाँ से हमने सारा इसका वो शुरू किया। बट यस, मैं थोड़ा सा आगे चला गया। पर जब ये पैदा होने वाली थी या पैदा जब तक थे, जब जब सोनाली प्रेग्नेंट थी, तो हमको ये कंसर्न था कि हाउ वुड शी बी, ये कंसर्न जरूर था। ओके। बट पीपल अराउंड वर assuring things will be fine, don't worry। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सब कुछ ठीक ठाक हो भी गया। ठीक। तो अभी जैसे आपने बताया कि व्हेन शी वाज 2 2.5 years old आपने कुछ सिम्टम्स देखे, क्या होते हैं वो सिम्टम्स? इफ सम इफ अ न्यू पेरेंट, इफ समवन हु इज वाचिंग दिस पॉडकास्ट एंड अगर वो उसको अर्ली एज में अगर पता चलना है या पेरेंट को डिटेक्ट करना है, व्हाट डू यू थिंक कैन बी दोज सिम्टम्स? वैसे तो ये सारी चीजें बड़ी वो वाली होती है, क्या कहते हैं, इंस्टिंक्ट वाली होती है। पेरेंट्स का और बच्चों का बड़ा इंस्टिंक्ट होता है। मुझे पता है कि मैं कैसा था, मैं कैसा हूँ, मेरा बच्चा कैसा हो सकता है। ऐसी हर लेडी को पता है मैं कैसी हूँ, मेरी बच्ची कैसी हो सकती, बच्ची या बच्चा कैसा हो सकता है। तो वो इंस्टिंक्ट होती है हमेशा हर एक के साथ। बट यस, बावजूद इसके बहुत सारी चीजें होती हैं जो विजिबली आपको दिखाई देती है। कोई चलने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये दोनों विजिबली आपको दिखाई देंगी। कोई चलने की कोशिश कर रहा है और नहीं चल पा रहा है तो ठीक है, वो चलने की कोशिश तो कर रहा है। कोई नहीं चलने की कोशिश कर रहा है, दिस कुड बी ए कंसर्न। ओके। हाँ, कोई बात करने की कोशिश कर रहा है, एक दो वर्ड बोल पा रहा है, ठीक है। कोई बात करने की कोशिश कर रहा है, बॉडी वर्ड ही नहीं बोल पा रहा है, दिस कुड बी ए कंसर्न। ओके। तो एनीथिंग विच डजंट अपीयर नॉर्मल, भाई ये इंस्टिंक्ट है आपकी, माँ बाप को पता लग जाता है कि भाई ये मेरे बच्चे में लग रहा है कुछ चीज,
ठीक नहीं है, लेट्स गो एंड कंसल्ट। जैसे मैं बताता हूँ, हमारा एक और दोस्त है, उसके ब्रदर का बच्चा, वो जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो उनके ब्रदर का बच्चा 4 साल का हो गया, हालांकि उसकी मदर डॉक्टर थी। अच्छा। तो 4 साल का हो गया तो बोलता नहीं था। अच्छा। ओके। तो मेरा फ्रेंड जर्नलिस्ट है, तो उसने एक दिन कहा, यार ऐसा तो नहीं, ये सुन ही ना पाता हो, हम्म। और शायद इसीलिए बोल ना पाता हो। एंड देन दे वेंट टू द यू सी ऑल काइंड ऑफ टेस्ट, और यही निकला, वो सुन ही नहीं पाता था। उसके पास जुबान तो थी, जब वो सुन ही नहीं पा रहा तो तो बोलेगा क्या? बोलेगा क्या? एंड दैट्स टर्न ऑन एवरीथिंग। फिर उसके सारे इक्विपमेंट लगाए गए, फिर उसको सुनाई देना शुरू हुआ, और फिर आफ्टर 2-3 years ही स्टार्टेड स्पीकिंग। अब तो शायद वो 14-15 साल का होगा। आई अच्छा। थिंक ही इज आउटसाइड कंट्री, गल्फ वगैरह में कहीं, जो मिला नहीं इससे कई साल होते, पर प्रोग्रेस पता लगती रहती है उसको। तो ये सारी चीजें इंस्टिंक्ट से आती हैं कि आपकी इंस्टिंक्ट क्या कह रही है। मेरे से जब मेरी पहली बिटिया की डेथ हुई थी, तो बहुत से लोगों ने मुझसे बात की थी, तो उससे पूछा था कि इसका मतलब ये हुआ कि हम सब 6-7 साल के बच्चों का एमआरआई करवा लें सबका? मैंने कहा नहीं यार, इतना इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू सी बहुत सारी चीजें क्लिनिकल आपको उसमें असेसमेंट में पता लग जाती है, डॉक्टर बता देते हैं। इसके केस में, हमारी बेटे के केस में ये हुआ था कि वो क्लिनिकली भी ये डायग्नोज नहीं कर पा रहे थे कि इसको कोई इतनी तगड़ी बीमारी होगी। जो हमारी पहली बिटिया थी, वो वीक हो गई थी, काफी वीक हो गई थी, मतलब वो दिन में 4-4 घंटे सोती थी। वो खाना जो उसको 10 मिनट में खाना चाहिए, आधा घंटा लगाती थी खाने में, सॉलो नहीं कर पाती थी। काफी देर तक ऐसे देखती रहती थी, स्टेयर करती रहती थी। कहीं घूमने जाती थी, कहती घर चलो, वो थक गई। तो ब्रेन स्टेम ग्लामा जो था, वो क्या कर रहा था, उसकी दो सेंस को दबा रहा था। यहाँ स्टेम में होता है पीछे। उसकी दो सेंस कौन सी थी? खाने की और सांस लेने की। अब आप किसी की खाने की और सांस लेने की सेंस को दबा दोगे, तो वीक तो वो तो जी रहे जी बिल्कुल। तो उसके साथ वो प्रॉब्लम हो गई थी। पर वो विजिबल थी, हमको पता लग रहा था इसको प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स को नहीं पता लग रहा। तो देन वी वेंट टू विमेंस, जहाँ हमको उसी दिन ही पता लग गया कि इसको ये ब्रेन स्टेम ग्लामा है। दैट वाज अ ब्लो, दैट वाज अ शॉक फॉर अस। तो वह ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पर्टिकुलर चीज देखें और हर बच्चे को डाउटफुल से देखें। सब बच्चों में सब कुछ नॉर्मल ही होता है। कोई ऐसी चीज है जो माँ को दिख रही है, तो देयर इज नो हार्म गोइंग एंड चेकिंग अबाउट इट। डॉक्टर से पूछ लो भाई, तुमको लग रहा है जी इसके साथ ये थोड़ी सी गड़बड़ है, आप देख के बताइए, वो अपने आप सजेस्ट करेगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपकी दो बेटियां हैं, एक थी, एक है, पर जो नहीं भी है वो भी आप ही की बेटी है। दोनों ने आपको क्या सिखाया है? अलग अलग चीज, एक एक चीज जो दोनों ने सिखाई हो आपको लाइफ में, विच हैज मेड यू अ बेटर पर्सन और एज अ बेटर फादर। फिर दोनों ने मुझे फादरली फीलिंग तो बड़ी स्ट्रांग दी है। उसके अलावा मैं अदरवाइज ऑल्सो लाइफ आई लव चिल्ड्रन, दो आई नेवर वांटेड टू गेट मैरिड। पर अब तो ये ट्रेंड हो गया है। आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली मिड 90s। मैंने जब ये सोचा था कि मैं शादी नहीं करूंगा, आई वाज वांटेड टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। मैं चाहता था कि मैं एक बच्चा, पर तब सिनेरियो ऐसे नहीं थे कि अकेले आदमी को कोई बच्चा दे दे। मैंने बहुत से लोगों से बात करने की कोशिश की, तो यार तू अजीब बात करता है, कौन हम्म। दे देगा तेरे को? हम्म। तो बोले कि अच्छा ठीक है जी। तो आई वांटेड टू, पर इन दोनों बच्चों ने मतलब सीखने में मैं क्या बोलूँ, क्या सिखाया है। मैं तो कुछ चीज़ें कॉमन है जो मैं शेयर कर सकता हूँ। जैसे एक फादरली फीलिंग में कह रहा हूँ है, आई फील ब्लेस्ड हैविंग सच डॉटर्स। इसका तो मैं बोलता हूँ कि शी इज माई दिस डॉटर इज अ गॉड गिफ्ट, एंड माई अदर चाइल्ड वाज अ गॉड गिफ्टेड चाइल्ड, शी वाज वेरी ब्रेनी। तो वो था। और इन दोनों का एक कॉमन, इन दोनों में कॉमन है, एक चीज कॉमन है। वो जो मेरी पहली बिटिया थी, वो जिस किसी को भी मिलती थी, वो उसको प्यार जरूर करता था। शी वॉज वेरी अफेक्शनेट इन हर कम्युनिकेशन।
तो वो हर किसी का दिल जीत लेती थी अपनी बातों में। तो मैंने बहुत बार देखा, उसके साथ कोई 5 मिनट बैठता था, कहते यार ये तो लड़की बड़ा इम्प्रेस करती है, ये तो छोटी-सी है। तो वो उसके लिए मतलब वो बाउंड हो जाता था कि अफेक्शन है उसके लिए। इसका उल्टा है, अच्छा। ये हर किसी को प्यार करती है। उसको हर कोई प्यार करता था, ये हर किसी को प्यार करती है, ये दोनों में कॉमन है। बस जो मेरी कंसर्न है वो यही है कि इसके प्यार में कोई डिफरेंस नहीं है। वो कुत्ता है, बिल्ली है, सबके इंसान लिए है, बराबर है। आदमी है, बच्चा है, सबके लिए इसका बराबर। प्यार है। अब दैट मे कम्युनिकेट टू सम पीपल। धीरे-धीरे अभी बहुत छोटी है। धीरे-धीरे समझ 12 साढ़े 12 साल छोटी नहीं है। ठीक है, अभी अभी आप बच्ची है अभी। ठीक है, वो अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है। बच्ची है, सीख जाएगी अपने आप ही। दुनिया अपने आप सिखा देती है सब कुछ, लाइफ अपने आप सिखा देती है सब कुछ। तो सब सीख जाता है इंसान। तो जब अगर आज से 10-15 साल बाद when Ashi is watching this video, right? आप उसको एक क्या मैसेज देना चाहोगे? किस सेंस में? किसी भी सेंस में, या वो ये वीडियो देख के क्या सीखना चाहेगी कि व्हाट काइंड, क्योंकि अब आप 60 प्लस हो, राइट? यू आर इन द डिक्लाइनिंग एज ऑफ योर लाइफ, राइट? सो जब 10-15 साल बाद अगर वो वीडियो देखती, जब वो ये वीडियो देखती है, वो उस लेवल पे होती है व्हेन शी कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, राइट? इफ वन मैसेज इफ यू वांट टू गिव टू योर थ्रू दिस वीडियो, क्या देना चाहोगे आप उसको, अबाउट लाइफ, अबाउट एनीथिंग? तो मैं तो उसको मतलब अभी आज की डेट में मैं जो सोचता हूँ, मैं वही कहूँगा। ट्राई टू बी व्हाटएवर यू आर, ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट, ट्राई टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, लिव योर लाइफ हैप्पी, फील हैप्पी, एन्जॉय। ये सब बात मैं अभी भी करता हूँ, आगे भी यही चाहूँगा। एक फादर के हिसाब से तो यही है। हाँ, वो एक ज़रूर है कि जो मैं बार-बार कहता हूँ कि मेरे को कंसर्न है कि वो जितनी जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाए, आई विल बी वेरी हैप्पी। तो 10-15 साल बाद इफ शी इज़ वेल सेटल्ड इंडिपेंडेंट, यस, आई विल बी मोर देन हैप्पी। इफ शी इज़ इंडिपेंडेंट, आई वुड ऑफ कोर्स बी हैप्पी। तो मेरी इन टर्म्स ऑफ गिविंग हर एनी काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन या कोई मैसेज, ऐसा कुछ है नहीं। बाकी मतलब मैं उसको जो कहते हैं ना, लेट एवरीथिंग बी द वे इट इज। पर यस, बी ऑलवेज बी पॉजिटिव। तुम अपना जो करना चाहते हो करो, एंजॉय करो। मतलब छोटे में मैं यही कहना चाहता हूँ, यू वट एवर यू वॉन्ट टू बी दैट, वट एवर यू वॉन्ट टू डू दैट, बी हैप्पी, एंजॉय। ओके। वो ज़्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी तो लाइफ में स्ट्रगल चलता ही रहता है। खुद चलता आई रहेगा। कांट आई कांट गेस एंड आई कांट गिव एनी काइंड ऑफ अ लेक्चर और एनी काइंड ऑफ अ मैसेज टू एनीबॉडी। सबकी अपनी लाइफ है, स्ट्रगल होगी, आप ग्रो करोगे। दैट्स इट। ठीक है, थैंक यू राज। ठीक है, तो वंडरफुल टाइम, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू।